है जोशीमठ को लेके, जैसे फाइनल रिपोर्ट मैं कह रहा हूं कि जोशीमठ पे एपिसोड का नाम मैंने रखा है कि फाइनल रिपोर्ट ऑन जोशीमठ। जी तो जोशीमठ आज अचानक से तो धस नहीं गया। इसको लेकर 1976 में मिश्रा कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि क्या थी वो रिपोर्ट और उसमें क्या कहा गया था कि 18 सदस्यीय वो टीम थी और उसने अपनी रिपोर्ट क्या सबमिट की थी। जी। तो अभिषेक, अगर बात करें हम मिश्रा कमीशन की, तो ये 1976 की बात है जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस समय वो गढ़वाल के कमिश्नर थे। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि ये जो जोशीमठ है जिसकी आज इतनी चर्चा हो रही है पूरे देश में, तो वो जो है वो एक ग्लेशियर के ऊपर जो मिट्टी जमी रहती है, तो वो जब बह के नीचे आती है, फिर वो कई सदियों बाद जब वो पहाड़ का रूप लेती है, तो ये उसके ऊपर बसा हुआ शहर है। और जहां तक बात करें शहर में होने वाले कंस्ट्रक्शन की, और ये बात सोचिए आप, ये उन्होंने आज से 47 साल पहले ये रिपोर्ट आई थी, जब उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे कोई भारी कंस्ट्रक्शन करना या फिर कोई और ऐसे विस्फोट या फिर रोड्स हो गए जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिन्हें बोलते हैं आज, तो वो कुछ भी जी करना मतलब गलत होगा या इस जगह के लिए वो हानिकारक है। और उस रिपोर्ट में एक और बात मेंशन की गई थी कि जोशीमठ का एक चट्टान भी नहीं हिलना चाहिए। तो आप गंभीरता को समझ सकते हो उस रिपोर्ट की। जी, क्योंकि उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि ये ऐसा पहाड़ नहीं है कि जिसपे आप कंस्ट्रक्शन कर सको, यहाँ पे परियोजनाएं कर सको। तो इस चीज को लेके पहले ही चेतावनी मिश्रा कमीशन ने दी थी। जी उसके बाद भी मैं देखता हूं कि रवि चोपड़ा की रिपोर्ट जो थी अगस्त 2019 में उन्होंने सबमिट की थी। उन्होंने भी यही कहा था कि जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो उसको लेके चार धाम रोड परियोजना शुरू हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि ये ठीक नहीं है। और उसमें भी बीआरओ ने कोई सर्वे नहीं किया, ना कोई जियोलॉजिकल सर्वे किया उसका, और किसी तरीके का कोई सर्वे नहीं हुआ और वहां पे परियोजनाएं शुरू कर दी गई। जी पर्यावरण के साथ हमेशा से ही खिलवाड़ चलता रहा है। चाहे आप देखें कि 2021 की बात है, एनटीपीसी की सुरंग में 200 लोगों की मौत हो गई थी, धौली गंगा और ऋषि गंगा में बाढ़ आने की वजह से। तो जब जब और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी थी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, कि वहां के लोग जिम्मेदार है? जी। तो अभिषेक, इन सारी चीजों से, इन सारे डिस्कशंस जो भी हम कर रहे हैं अभी, जो भी बातचीत कर रहे हैं, सबसे पहले जो हम बात करना चाहेंगे या मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जोशीमठ, आखिर जोशीमठ का इतना क्या महत्व है भारत के लिए कि इतनी उस पर चर्चा हो रही है आज, या जोशीमठ आखिर हमारे लिए क्या महत्व रखता है। तो जोशीमठ अगर बात की जाए अभिषेक, तो चीन से जो हमारा बॉर्डर लगता है, उससे आप भारत का आखिरी शहर या पहला शहर बोल सकते हैं। और जितनी भी सेनाएं भारत चीन का बॉर्डर पे जाती है वो जोशीमठ होके ही जाती है। यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर इंडो चाइना बॉर्डर है, पहला। जी दूसरा, यहां से थोड़ी ही दूर पे भगवान बद्रीनाथ का धाम है। जी फिर यहां से 15 किलोमीटर दूरी पे वैली ऑफ फ्लावर्स है। जी फिर और मतलब इस ऐसा मतलब इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जगह है। फिर अगर हम बात करें सिखों के बहुत ही पावन धर्मस्थल श्री हेमकुंड साहिब, वो भी यहाँ से 45 किलोमीटर के लगभग लगभग दूरी पर है। तो ये इन सारी चीजों की अगर बात करें तो ये जोशीमठ को खास बनाता है। वहीं आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि एनटीपीसी में कुछ दिनों पहले सुरंग में 200 लोगों की मृत्यु हो गई, जी, या 200 फिर लोगों की मौत 2021 में, ज्यादा दिन भी नहीं बीते जी इसको। साल भर भी नहीं हुआ है उस बात को, मतलब साल डेढ़ साल भर आप कह सकते हैं। दूसरी बात अभिषेक जो सबसे हैरान कर देने वाली है कि 1906 मतलब आज से 47 साल पहले स्थिति इतनी गंभीर थी, और आज तो वो और ज्यादा गंभीर है जब हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं की बात करते हैं, जहां पे जो मतलब ग्लेशियर, ओशियंस, फिर माउंटेन्स जो जिनकी बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, और ये हमारे लिए एकदम हमारी आंखों के सामने है। तो जब हम उन सारी चीजों से जूझ रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे जोशीमठ जैसे जगहों पे जो पिघली हुई है पहले से, वहां पे हम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं। चाहे हम बात करें 2000 से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल था, फिर वो उत्तराखंड जी, बना। तो इतनी सारी 2007 में उत्तराखंड हो गया। जी
2000 में उत्तरांचल बना और उसका नाम बदल के 2007 में उत्तराखंड कर तो दिया। आप यह भी सोच सकते हैं कितनी सारी सरकारें इसको अनदेखी करती आई है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उनका एक जी बयान आया है कि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन हम उसे टेम्पररी सॉल्यूशन करके छोड़ देते थे। जी। तो अच्छा, सरकारों आजकल आप देखें कि इस समय क्या चल रहा है, इस पे प्रधानमंत्री 6 जनवरी को ये वाकया शुरू होता है जी और जो इस समय की घटना है, ये 6 जनवरी को ये पूरी तरीके से वाकया शुरू होती है, दरार आनी, और इसे गंभीरता से लिया जाता है। पर पीएमओ में 9 जनवरी को मीटिंग होती है, केंद्र सरकार सोई रहती है, सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका डालता है कि केंद्र सरकार से मदद चाहिए। जी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने जी याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि उन्होंने जस्टिस सीजीआई थे अपने चंद्रचूड़ जी, और इसके अलावा नरसिम्हा जी और एक और जस्टिस थे, जी उन्होंने साफ इनकार कर दिया और रिजेक्ट कर दिया याचिका को। उन्होंने कहा आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए, वो हाईकोर्ट। तो उनकी ये याचिका थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। जी तो क्या जी आपको जी लगता है कि ये गलत याचिका थी? क्या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था इसमें? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था अभिषेक, उसमें कई बारीकियां भी हैं। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आप पहले हाई कोर्ट में जाए। बट बात ये भी है अभिषेक कि ये राष्ट्रीय आपदा अगर हम घोषित कर भी दे, तो अब कुछ बदला नहीं जा सकता है। मुक्तेश्वरानंद जी ने जो बात की है, वो उन्होंने उनकी याचिका में मठ के बारे में ज्यादा कहा गया है कि कैसे उस मठ को सुरक्षित किया जाए। तो इसका संज्ञान लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने ये कहा कि आप बिल्कुल इसको पहले हाई कोर्ट में जाएं। और ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले से कई मामले दर्ज हैं और स्थिति की जो गंभीरता है वो हाई कोर्ट ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा। जी। तो ये एक वैलिड पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि पुष्कर सिंह धामी अगले दिन पहुंचे थे वहां पर, और अच्छा देखें तो बीजेपी की तरफ से 1976 पर जोर दिया जा रहा है कि आपने तब क्यों नहीं संज्ञान लिया, जी केंद्र जी सरकार कांग्रेस की सरकार में आपने क्यों नहीं ध्यान दिया। अब कांग्रेस इनको ब्लेम कर रही है, ये कांग्रेस को। और उनके नजरिए से जरा देखिए, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जरा मैं बताइए कि वहां जो लोग हैं इस समय 500 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, उनको किस तरीके की राहत दी गई है, केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से? तो अभिषेक, सबसे पहले मैं इन सारे लोगों की बात पे आने से पहले मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा एक बहुत ही सिंपल तरीके से कि आखिर ये माजरा क्या है। आखिर ये ऐसे जब 1976 से ये बात चल रही थी, तो अभी स्थिति इतनी गंभीर क्यों हो गई? और ये जो बातें मुझे पता चली, ये वहां के लोगों से पता चली, उनके लोगों ने जो मीडिया में आकर, या जो बाकी सारे लोग मतलब मीडिया चैनल्स हो गए या सरकारी अधिकारियों को बताया है। तो सबसे पहले बात ये हुई अभिषेक कि पिछले साल वहां पे बादल फटा था। तपोवन जी वैली है, तपोवन वैली है, वहां से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे वहां पे बादल फटा था। और एनटीपीसी का 560 मेगावाट का पावर प्लांट चल रहा है वहां पे, लगभग 20 सालों से, वहां 20-22 सालों से वो चल रहा है। तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो आपने धौलीगंगा का नाम लिया, उसका पानी एक जी टनल से नीचे लेके आना था, जिसमें 12 किलोमीटर की खुदाई होनी थी टनल के लिए, जो कि जोशीमठ से बिल्कुल करीब था। तो एक तरफ से 6 किलोमीटर की खुदाई, एक तरफ से 2 किलोमीटर की खुदाई हो चुकी थी, और बीच का जो 4 किलोमीटर का खुदाई था, उसके लिए एनटीपीसी ने वहां पे एक टीबीएम मशीन इंस्टॉल की, जिसको बोला जाता है आपका टनल बोरिंग मशीन। तो वो मशीन क्या हुआ, वो मशीन जाके वहां पे फंस गई, और जो पिछले साल बादल फटा उसका सारा पानी, क्योंकि टनल पहले से खुदी हुई थी, तो वो सारा पानी जाकर वहां पे जमा हो गया। तो एनटीपीसी ने क्या किया कि वहां पे ब्लास्टिंग किया उस मशीन को निकालने के लिए। तो उस ब्लास्टिंग से क्या हुआ कि पानी जो है वो रिसने लगा आसपास के इलाकों से, और वो जी पानी रिस नहीं रहा है, वो एक मोटी पानी का वो एक मोटी धार का रूप ले चुका है, और उससे बालू भी निकल रहा है। जो वहां के स्थानीय लोग इस पे भी सवाल उठा रहे कि वहां से बालू और काली मिट्टी कहां से आएगी। तो वो भी है। फिर अगर बात करें, एनटीपीसी ने तो इस दावे को नकार दिया सिरे से कि कोई ब्लास्टिंग नहीं की गई है, लेकिन वहां पे जो लोग थे, जो स्थानीय निवासी थे, वो बोल रहे हैं कि नहीं, ब्लास्टिंग रात में 1-2 बजे के अराउंड हुई है, और उस ब्लास्टिंग के चलते ही ये इतना ज्यादा, क्योंकि पहले से भी लोगों के घर में दरार थी, लेकिन वो हाँ, उसकी मामूली दरार कंपन की वजह से और दरारें आ गई जी, उसमें, और वो कि 4 दरार साढ़े 4 इंच मोटी दरारें लगभग आई। वह दरार अब इतना विकराल रूप ले चुकी है कि लोगों के घर गिरने की कगार पर आ चुके हैं।
और अब जो इसका सबसे अहम पहलू है जिसपे मैं बात करना चाहूंगा कि सरकार ने कहा है कि वो अगले 6 महीने तक 4,000 रुपए तक किराया देगी लोगों को जो अपने घर में रह रहे थे या किराए पे रह रहे थे। तब वहां के निवासियों का कहना है कि हम जब अपने घर में रह रहे थे यहाँ पे, तो हम एक 2 कमरों के मकान में जाके कैसे रहेंगे किराए पे, वो भी 6 महीने के लिए। दो कमरे में, एक कमरे में तो सारा सामान ही आ जाएगा हमारा, बाकी एक कमरों में हम 5 लोग 6 लोग कैसे गुजर बसर करेंगे। और अभिषेक ये बात है, जो लोग उचले मतलब ऊंचे जगह पे रह रहे हैं, मतलब जो जोशीमठ भी तो पहाड़ पे बसा हुआ है, तो जी जो लोग निचले इलाकों में हैं उनके लिए स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि उनके तक तो मदद भी नहीं पहुंचाई जा रही है। वो लोग कह रहे हैं कि एक बार वार्ड के कोई जो कार्यकर्ता है वो आए थे, उन्होंने नाम लिखा और वो चले गए, फिर हमारे पास तक कोई मदद नहीं आई है। हमें गाय बकरियों की तरह रखा जा रहा है धर्मशालाओं में, और अगर बर्फ गिरनी शुरू हो गई तो जी हालत और गंभीर हो सकती है। आप मतलब इस त्रासदी का ऐसे ऐसे अंदाजा लगा सकता है अभिषेक, ये इतनी बड़ी त्रासदी है कि वहां पे लोग अब ये कहने पे मजबूर हो गए कि हम कोरोना में तो बच गए, लेकिन अब हम मर गए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और सामने आई कि इसरो ने भी अपनी रिपोर्ट दी। जी इसरो ने अपनी रिपोर्ट दी और उस पर वहां के कुछ नेता दावा कर रहे हैं कि हमने इसरो से आग्रह किया तो इसरो ने रिपोर्ट वापस ले ली। इसके अलावा एनडीएमए कहता है कि एनडीएमए के आग्रह से उन्होंने रिपोर्ट वापस ली। अच्छा, इसरो की रिपोर्ट वापस लेने का क्या कनेक्शन है और क्यों इसरो को रिपोर्ट वापस लेना जरूरी था या नहीं था? क्या इसरो अगर कोई प्रेडिक्शन करता है कल को तो वो आप पब्लिकली रहने देंगे या फिर उसको बंद करा देंगे, कह देंगे नहीं इसरो जैसा संस्थान वो अपनी रिपोर्ट अपने पास रख ले? तो वो क्या जरूरी नहीं थी रिपोर्ट, या लोगों का जानना अहम नहीं था कि जोशीमठ के साथ क्या हो रहा है? उसने अभी इसरो ने एक रिपोर्ट, प्राइमरी रिपोर्ट में ये भी कहा कि जो जोशीमठ है उसका निचला हिस्सा जो है वो अलकनंदा नदी के ऊपर बसा है। अलकनंदा नदी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है कल को, क्योंकि जोशीमठ जो है जैसा कि आपने बताया उसका फॉर्मेशन हजारों लाखों सालों में हुआ है और वो रेत का पहाड़ है, रेत और पेड़, वो पेड़ की वजह से वहां की मिट्टी में पकड़ बनी हुई थी और उस पर ये पूरा बसा हुआ था। अब जब आपने पेड़ काट दिए तो रेत तो निकलेगी और पहाड़ तो धसेगा ही। अब ईश्वर ने यह भी कहा है कि जो औली है वहां पे भी ऐसे हालात देखने को मिल सकते हैं और अगर कल को मान लीजिए अलकनंदा नदी में कुछ हादसा हो जाता है तो और भी ये घटना जो है वो विकराल रूप ले सकती है। तो इसरो की रिपोर्ट को क्यों साइड किया गया और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? अभिषेक, आपने बात की अभी औली की, जो वहां से महज 13 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। जी चलिए, आपने तो इतनी नजदीक की बात करी, मैं बात करता हूँ कि आज जो जोशीमठ का हाल है, और अगर हम इस तरह से ही अनदेखी करते रहें, जो नेचर हमें, प्रकृति हमें हमेशा संदेश देती है, तो आप समझे कि अगला नंबर शिमला का हो सकता है, अगला नंबर धर्मशाला का हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड में हो रहा है। ये परियोजनाएं, ये जो मानव के द्वारा ये सब काम किए जा रहे हैं, मानवीय जो कार्य हैं उन ये पूरे देश में किए जा रहे हैं। जितने भी पहाड़ हैं उनको काट के रास्ता बनाना, कोई प्रोजेक्ट, कोई परियोजना, ये कितना सही है? एक इस पे आपकी राय अभिषेक, इसमें इसमें दो चीजें हैं। पहली कि 4 धाम यात्रा के लिए जो सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, दूसरा आपका एक वहां पे जेपी जयप्रकाश कंपनी करके है, उसका एक प्रोजेक्ट है। फिर ये एनटीपीसी का 560 मेगा पावर प्लांट चल रहा है। फिर और अगर कोई इसका विरोध करता है तो उनको यह बोल के चुप करा दिया जाता है या उन्हें डरा दिया जाता है कि ये लोग विकास में रोड़ा बन रहे हैं, जी चाहे वो कोई भी हो। अब मैं अगर आपके सवाल पे आऊं अभिषेक, जो इसरो की रिपोर्ट की बात हुई, तो अभिषेक 9 इंच अगर धंसना किसी भी जगह का, ये बहुत बड़ी बात है खुद में। और पिछले 12 दिनों में तो ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि वह 5 से 6 इंच तक धंसा है। मुझे नहीं पता इस रिपोर्ट में जी कितनी सच्चाई है, लेकिन ये रिपोर्ट भी जी आ रही 27 दिसंबर से 6 जनवरी 8 जनवरी तक की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि 5.4 सेंटीमीटर ये धंसा है और अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक यह 9 सेंटीमीटर धंसा है। जी। और अभिषेक, अब अगर हम बात करें इसरो की रिपोर्ट वापस लेने की, तो देखिए, अब आज हम जिस एज में हैं, सोशल मीडिया के, डिजिटल के जिस एज में हैं, तो यहाँ पे कोई भी चीज छुपना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चीजों को नहीं छुपा सकते हो। इसरो अपनी रिपोर्ट वापस ले लेगा, बट जो त्रासदी हुई है इसरो वो तो वापस नहीं ले लेगा। आप यहाँ पे
एक इसरो जैसी संस्थान की रिपोर्ट को बोल रहे हो कि वो वापस ले ले, वो नहीं माने, तो ये बिल्कुल वैसे हो गया, आपको चोट लग गई, आप बोलोगे ठीक है चोट की तरफ मत देखो, कुछ नहीं हुआ है। तो ये वही वाली बात हो गई। लेकिन अभिषेक, और इसमें इसको इतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इसमें आपको इसरो, बाकी सारे संस्थाओं को साथ में मिलाकर इसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, फिर इस पूरे जगह को वापस से, हम ये तो नहीं कह सकते कि इसे वापस से वैसे ही बनाया जा सकता जैसा ये थी, लेकिन हम इसके ऊपर से भार कितना कम कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा अहम है अभी, क्योंकि यही अलकनंदा और भागीरथी आगे जाकर के गंगा बनती है। जब जी इनका संगम होता है तो फिर ये गंगा का रूप लेती है। और आपको पता है कि भारत जो है वो नदियों का देश बोला जाता है इसको। तो अगर अलकनंदा में कल को कुछ हलचल होती है तो ये मैं और आप बिल्कुल मानते हैं कि अगर अलकनंदा में होती है तो ये आगे चल के गंगा में होगी, गंगा में होगी तो फिर और आगे जितनी नदियों से मिलती है सब में होगी, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है। तो जी यहाँ पे मुश्किल दो तरफ से है, अगर जमीन पे मुसीबत है तो वही मुसीबत पानी के थ्रू भी है। और अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इन सारे रिपोर्ट, सरकार में अपनी सरकार की छवि, लोग, सबसे बड़ी जो अहम लोग हैं वो जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, जो जमीनी स्तर पे लोग हैं, क्योंकि सरकार भले ही कह दे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन सरकार आपके साथ तभी तक है जब तक सरकार पे संकट नहीं है। धामी जी चलिए मानते हैं कि वो जोशीमठ में है, सारे अफसर जोशीमठ में है, बट यही अफसर, यही मुख्यमंत्री कहाँ थे? घर उनके नहीं टूटे हैं, उनको अपना उनको अपना कार्य ये सब छोड़ करके नहीं जाना पड़ रहा है। दिल्ली में बैठा व्यक्ति कैसे जान सकता है कि जोशीमठ पे जिन लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, क्योंकि एक घर बनाने के लिए आदमी पूरा जीवन लगा देता है, और अपना जी ऐसा नहीं है कि वो इलीगली बनाए गए थे। जी भाई परमिशन ली गई थी, परमिशन लेके ही बनाए गए, चाहे वो होटल हो चाहे वो घर हो, और जिसका घर गिराया जा रहा है वो वही बेहतर जान सकता है। तो और दिल्ली में आप बैठे लोगों के लिए ये आसान है कहना कि जो हो रहा है प्रकृति का अभिशाप है। प्रकृति का अभिशाप है, प्रकृति का अभिशाप के लिए जिम्मेदार कौन है? और अभिषेक, आप आयरनी देखें कि इसमें एक जो वो इलेक्ट्रिक ऑफिस है वो भी धंसने की कगार पे है। तो प्रकृति से कोई नहीं बचा है आज तक। और जहां तक बात करें राजनेताओं की, तो सब अनसुना कर रहे हैं। ये सारा कुछ एक मीडिया के लिए प्रपंच किया जा रहा है और कुछ नहीं। आप जमीनी स्तर पे बात करेंगे, जमीनी स्तर पे जाके लोगों से बात करेंगे, तो लोग आपको ये बोलेंगे जी हमारे तक कोई नहीं आया। जी 700 से बिल्कुल। 900 घर प्रभावित हैं। अगर एक घर पे अंदाजन 4 लोग भी रहते हैं तो 3600 लोग जो कि डायरेक्टली प्रभावित हैं इससे। ये तो बहुत छोटा बिल्कुल आंकड़ा है, जो प्रभावित है उसके मुकाबले ये बहुत छोटा आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। फिर मैं आपको एक औसत बता रहा हूँ। और कितने लोगों की रोजी रोटी कहाँ से ला के दोगे आप उनको? 4,000 रुपए में ना उनका रहन रोजाना का उनका वो चलेगा। 4,000 रुपए आज के टाइम में क्या वैल्यू है इसकी? 4,000 रुपए में तो आपको एक गैस का सिलेंडर की कीमत है आज 1200 से 1,300 रुपए। जी बिल्कुल। एलपीजी सिलेंडर की कीमत है। एक महीने चलने वाले सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए है, और इस हिसाब से अगर 4,000 रुपए आप दे रहे हैं तो उसका तो पूरा घर बार बर्बाद हो गया। और जिसके घर पे 4 लोगों का खाना हो, तो अगर आप चावल दाल जैसी चीजें भी खा रहे हो फिर भी आपको उतने में नहीं होगा। आप अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए हजारों हजार करोड़ रुपया वो कर देते हो। अभी अगर कहीं जी पे बिल्कुल। अब आप अभिषेक आयरनी समझिए, अब अगर कहीं पे बाढ़ आता है तो लाख करोड़ रुपए का पैकेज सैंक्शन हो जाता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों। और यहाँ पे तो पूरी की पूरी सरकार ही बीजेपी की है, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे वो स्टेट में हो। और ये सेकंड टर्म है आपका, जनता ने आपके ऊपर विश्वास दिखाया है। आप आप इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठेगा कि आप स्पॉट पे, घटना हुई और आप स्पॉट पे चले गए। नहीं, आपने स्पॉट पे जाके क्या किया? आप मंदिर में चले गए पूजा करने, क्या माता ही हमें बचाएगी? माता ने तो आपको मना किया था 47 साल पहले, जब रिपोर्ट आई थी तब यही रिपोर्ट में कहा गया था कि यहाँ पे आप पेड़ तक नहीं काट सकते हैं। जैसा आपने भी अभी मेंशन किया थोड़ी देर पहले कि जो वहां की मिट्टी थी वो वहां के पेड़ों ने पकड़ के रखी थी, वो दोनों का एक बैलेंस है। नेचर हमेशा बैलेंस होकर चलता है। अगर आप नेचर का जी बैलेंस बिगाड़ोगे तो वो आपका बैलेंस बिगाड़ेगा। और उत्तराखंड को तो लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा त्रासदी भी वहीं पे आती है, क्योंकि प्रकृति के ऊपर आप अनियति नहीं कर सकते। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। उत्तराखंड
में इतनी भारी भयानक तबाही के बाद भी अगर आप नहीं सुधर सकते हो, आप उससे सीख नहीं ले सकते हो, तो फिर तो आपका भगवान मालिक भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने दिखा दिया कि मैं किसी का मालिक नहीं हूं। आप जो करोगे वो आप यही भरोगे। जी। और अगर सीख लेने की बात होती है अभिषेक, तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। उत्तराखंड को सीख लेनी चाहिए उड़ीसा से। उड़ीसा हर साल भयानक तबाही का सामना करता है और दोबारा वैसे ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि उड़ीसा को एक चीज पता है कि हम बाढ़ नहीं रोक सकते हैं, रोक सकते हैं तो डिस्ट्रक्शन। आप जोशीमठ, चलिए ठीक है, आपको नहीं पता था, 2013 में भी हुई थी, और ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है वहां पे। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल। ठीक है अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा है, यही करते करते छोटी छोटी चीजें ही तो विकराल रूप लेती है। और तो इन्हीं सब अभिषेक का खामियाजा भुगतना पड़ता है वहां के लोग को। जी, और अब आप फिर दोष दोगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज नहीं भी की होती, बोलती कि ये एक राष्ट्रीय त्रासदी है, मान लीजिए, तो क्या जिन लोगों का घर चले गया, उन लोगों को अगर उन लोगों को आपने पैसे दे दिए, चलिए मैं मानता हूं आपने पैसे दे दिए, तो उनसे क्या उनके घर वापस आ जाएगा? कितने जी लोगों बिल्कुल, की बस वही हो सोचो सकता है कि कि राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए आप, सारे देश से चंदा इकट्ठा होकर उत्तराखंड पहुंच जाए, और उसमें भी आप पूछ नहीं सकते कि कितना उन तक पहुंचा। बिल्कुल। और ज्यादा हुआ तो फिर पीएम केयर्स में आप डोनेट कीजिए, जिसमें आप आरटीआई भी नहीं लगा सकते। जी। तो अभिषेक, हम अपने घरों में बैठ करके बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो जमीनी स्तर पे कितनी बड़ी समस्या है। किसी का घर छीन जाना, वो भी उसकी बिना किसी गलती से, उसकी कोई गलती ही नहीं है इसमें। हमेशा मार पड़ती है तो वो जमीनी स्तर के लोगों पे ही पड़ती है, जो ग्राउंड जीरो पे मौजूद होते हैं। हम आप क्या कर सकते हैं, 2 दिन तक इस बात पे चर्चा कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम और आप जी। कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अब सरकार का ये कहना है कि उनसे पूछो, इनसे पूछो। आप सत्ता में है तो आप ही से पूछेंगे ना कि जी। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम। और वहां के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये कोई नई बात तो है नहीं, जैसा कि आपने मेंशन किया कि हमेशा से उत्तराखंड में ऐसी चीजें होती जी। आई हैं, उसके बाद भी आप नहीं सुधर रहे हैं लगातार। आप हवाला देते हैं कि बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और चीन के साथ जो तनाव चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा कि इसको देखते हुए हम चाहते हैं कि यहाँ पे रोड को लेके जो प्रोजेक्ट है उस पे काम चालू रहना चाहिए, और चार धाम वाला जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू होना चाहिए। उसके जी। लिए 2021 में हरी झंडी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप देखिए कि पहले तो ये समझना चाहिए कि चाइना ने डेवलप कर लिया, भाई चाइना ने डेवलप कर लिया। अरे आप, तिब्बत सबसे बड़ा पठार है दुनिया का, तिब्बत सबसे बड़ा जी। पठार है। जी। और पठार का मतलब क्या है? फ्लैट। जी। अब तिब्बत साइड का जो एरिया है, भाई वो आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं, वो आराम से पठार पे रोड बना सकते हैं। और आपका जो है, ये रिलेटिवली उसके कंपेरिजन में आप देखें तो फ्लैट नहीं है, जी। उबड़ खाबड़ जमीन। तो वहां पे अगर हम ऐसे रोड काट के बनाएंगे और इस तरीके की हरकतें करेंगे, तो इससे कंपन पैदा हुआ। जी। और कंपन पैदा होने से कहीं ना कहीं, भाई कोई चीज है वो मिट्टी और पेड़ों की बदौलत। अब आप रोड बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि रोड आपने फ्लैट कर काट के बना दिया, पेड़ भी काटेंगे, मलबा भी हटाएंगे, इधर उधर करेंगे, खेलेंगे उसके साथ। तो यही होना है। आप कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना से कि चाइना ने साफ बना लिया, हम लोग डेवलप ही नहीं कर रहे। अरे आप डेवलप नहीं कर रहे, आप कंडीशंस तो देखिए, वेदर कंडीशंस देखिए, आप जूलॉजिकल कंडीशंस देखिए आप कि क्या है। उसको अहमियत ना देते हुए आप, चाइना से तनाव है साहब, हम यहाँ ये कर देते हैं। चाइना से तनाव तो वहां भी है, चिकन लेक में देख लीजिए आप। जी। तो आप और जगह करिए ना, आपको पहाड़ ही क्यों मिलते हैं और ऐसी जगह क्यों मिलती हैं? ठीक है, आप देखिए अभी जहां धसाव है वहां पे आर्मी हेलीपैड भी है, आर्मी का एरिया भी है, कैंप है वहां पे, और मंदिर भी है एक, काफी सारी चीजें हैं वहां पर। तो अब आज इन सब, गवर्नमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पूरी तरीके से यही जिम्मेदार है। अब जो सत्ता में बैठा है, सवाल तो उससे ही बनता है जी कि अभिषेक। आपने ऐसा क्यों होने दिया। अब चंद्रचूड़ जी ये थोड़ा बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, आप यूयू ललित से पूछिए, हाँ, बिल्कुल। या फिर 1976 में जो सीजीआई थे उनसे पूछे जाके। जी। और अभिषेक, देखा जाए तो ये इसीलिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आध्यात्म के नजरिए से देखें या फिर
टूरिज्म के नजरिए से देखें, डिफेंस के नजरिए से देखें, तो हर तरफ से जोशीमठ हमारे लिए एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और आदि शंकराचार्य का भी आधा से ज्यादा जीवन यहीं पे गुजरा है, जो मठ है वहीं पे गुजरा है। और भारी संख्या में टूरिस्ट हर साल आते हैं यहाँ पे। जब उसका इतना महत्व, यहाँ से औली इतनी नजदीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स इतनी नजदीक है, बॉर्डर इतनी नजदीक है। और अभिषेक, तब आप इस बात को भी समझें कि जो इतना महत्वपूर्ण जगह का जब ये हाल है, तो जिस जगह का कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो जगह का क्या होगा? आप समझ सकते हो कि फिर उस जगह का क्या हाल होगा। और आप क्वेश्चन करोगे तो फिर यही सवाल होगा कि आप विकास में रोड़ा बन रहे हो। जोशीमठ तो सामने आ गया, इंपॉर्टेंट प्लेस है। जी आपने ठीक कहा कि इस तरीके की ना जाने कितनी घटनाएं हर साल होती हैं, और लैंडस्लाइड की होती हैं, और सामने तो 2 मर गए, 4 मर गए, अखबार में आया, बात खत्म। मीडिया का कोई कवरेज नहीं, सरकार की तरफ से कोई कवरेज नहीं उस पर कि सरकार जाके वहां देखे कि क्या परिस्थितियां हैं। पर सरकार विकास में रोड़ा आप नहीं बन सकते। और उत्तराखंड तो वैसे भी खूबसूरत दिखता है, आपको विकास करने की जरूरत ही नहीं है। रही आर्मी की बात, तो कारगिल में भी लड़ लिया था, यहाँ भी लड़ लेंगे, आर्मी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत गवर्नमेंट को है, अगर दिक्कत आर्मी को है ही नहीं। आर्मी तो भाई सियाचिन में भी लड़ती है, सियाचिन में कौन सा रोड बनाने की जरूरत है। और कंडीशन, आर्मी आर्मी हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है, आर्मी को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप अगर कर भी रहे हैं ये काम, मैं तो कह रहा हूं कि अगर बीआरओ का प्रोजेक्ट है तो आप उसके लिए सर्वे कराइए। तरह तरह के भूवैज्ञानिक हैं, सर्वे होते हैं। अगर आप कोई नियम तोड़ दे तो सरकार आपके घर पहुंच जाएगी। और जी सरकार, यहाँ पे सरकार ने खुद इतने सारे नियम ताक पे रख के, और एक सेंसिटिव लैंड, आप बात करें अभिषेक, एक बहुत ही सेंसिटिव लैंड को इस तरीके से वो किया गया। और इस पे आप एक्टिवली काम कर रहे हो, इस पे आपने एक भी बार जिम्मेदारी ये नहीं बोली कि हाँ एनटीपीसी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, या फिर जो कोई भी हो, आपने किसी को भी निर्धारित नहीं किया कि हाँ जो गलती है वो इसकी है, इसकी है, क्योंकि सबकी मिली भगत है। सरकार को जब पता थी कि इस जमीन पे ऐसा कुछ है, तो फिर आपने प्रोजेक्ट लगाने का काम कैसे दिया? और 560 किलोवाट मेगावाट का जो प्लांट, अभिषेक, में और आप अच्छे जानते हैं कि उसमें कितनी भारी मशीनरी का यूज होगा। और जो जी टनल बन रहा है, 12 फुट लंबा जो टनल बन रहा है, और वो भी इतने इको सेंसिटिव एरिया के पास। और आप प्रकृति से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और उत्तराखंड ने तो बार बार ये बताया है आपको कि आप प्रकृति का जो बैलेंस है उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये जी बिल्कुल। बहुत, इट्स हाई टाइम, मैं कहूंगा कि अब सरकारों को इन सारी चीजों के मद्देनजर कुछ कड़े स्टेप्स लेने होंगे। अब बस विकास 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 के चलते आप आम लोगों के जनजीवन के साथ नहीं खेल सकते। जी बिल्कुल। और क्या मुआवजा क्या है, एक बार वो क्लियर कर दिए। मैंने ऐसा सुना है कि 1.5 लाख रुपए टोटल है, और मतलब जिनके घर प्रभावित हुए, और 50,000 रुपए शिफ्टिंग के लिए है, और 4,000 रुपए शायद आप जो बता रहे थे वो किराए के लिए, जी। और ऐसा कुछ। अभिषेक, 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए की जो बात हुई है, वो उसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि वो बात है, वो अभी तक किसी को ऐसा मुआवजा मिला नहीं है। तो मिला भी नहीं है, और कौन लेना चाहेगा 1.5 लाख का मुआवजा, आप बताइए। जिसका घर जा रहा है किसी और की वजह से, उसकी गलती नहीं है, वो कौन 1.5 लाख रुपए कौन स्वीकार करेगा? और 1.5 लाख में क्या होता है? अगर हम और आप बात करें यहाँ पे अगर यही बीजेपी सरकार की अगर बात करें, तो यूपी, मैं ज्यादा दूर भी नहीं जाऊंगा, दिल्ली से बगल में है यूपी, हरियाणा का गुड़गांव या हरियाणा का मोस्टली क्षेत्र, वहां पे अगर सरकार आपकी जमीन लेती है तो मुंह मांगा मुआवजा मिलता है। वो मुआवजा जो आप कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते हो। जी बिल्कुल। अरे वो छोड़िए आप, यूपी में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, और वहां पे एयरपोर्ट भी बनना तय हुआ है। जी एयरपोर्ट के लिए जमीन खरीदी जा रही है, और उसका आपको अंधा दाम मिल रहा है, एकदम इस तरीके से मिल रहा है कि जो एक्सपेक्टेड नहीं है, वो दाम आपको दिए जा रहे हैं अयोध्या में, कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनना है, तो जमीन का जो अधिग्रहण हो रहा है उसके लिए आपको अंधा पैसा मिल रहा है। और यहाँ आप देखें तो 4,000 रुपए की आपको एक टेबलेट दी जा रही है, खाइए। क्योंकि
अभिषेक वो राम का नाम है, और राम के नाम पे तो आप कुछ भी कर सकते हो इस देश में। हाँ एकदम बिल्कुल। अगर देखिए इन शब्दों को बीच में ना लाएं तो बेहतर है, क्योंकि जितना नेताओं ने भगवान के नाम पे लूटा है, मुझे लगता है भिखारी भी उतना भीख भगवान के नाम पे नहीं मांगता जितना और नेता अभिषेक भगवान के नाम पे वोट मांग लेता है। जी, और पैसे से आप किसी के पूर्वजों की जमीन, किसी का घर, किसी का बसा बसाया जो उसकी गृहस्थी है, वो आप पैसे से उनका मूल्यांकन करना बहुत ही फिजूल बात होगी। क्योंकि अगर पैसे से ही हर कुछ खरीदा जा सकता था तो फिर पैसे से ही रिपेयर हो जाता जोशीमठ, फिर लोगों को अपना घर छोड़ना ही नहीं पड़ता। और मुआवजा की भी बात नहीं हो रही है। वहां के लोगों का एक बहुत ही सीधा साधारण सा सवाल है कि हम क्या करें, हमारी क्या गलती है इसमें। जी, हालांकि अब एनबीआरआई जो है, इनका नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसने अपना काम शुरू कर दिया और डोर टू डोर जाके सर्वे करना और वो चिन्हित करना कि कौन सा घर गिराना है, कौन सा होटल गिराना है, उसका काम शुरू हो गया है। और शायद 2 होटलों को गिरा भी दिया गया है। जी जी। ऐसे कदम अगर आपने पहले उठा लिए होते तो आज जितने लोग प्रभावित हैं वो नहीं होते। अभिषेक, इसमें सबसे बड़ा सवाल फिर ये खड़ा हो रहा है कि जब वो होटल ऐसे जगहों पे बने थे तो फिर उन्हें बनने का लाइसेंस कैसे मिल गया? ये तो वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाने, वहां की राज्य सरकार जाने। और फिर बात यही आ जाएगी, अगर आप राज्य सरकार से सवाल करेंगे तो वो कहेंगे पिछली सरकार से सवाल करो। पिछली सरकार कहेगी कि हमने किया था तो इनने बैन क्यों नहीं कर दिया, इनने इसको अवैध करार क्यों नहीं दे दिया। कुल तो मिलाकर आम आदमी तो बेचारा इसी के बीच में पिस जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पिछली सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और कुल मिलाकर बात यह है कि आप विकास में रोड़ा बन रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे तो कोई कांग्रेस बीजेपी का सवाल ही नहीं है। एनटीपीसी नवरत्न कांग्रेस के टाइम पे भी है, बीजेपी के टाइम पे भी। तो इसमें आप यूपीए एनडीए वाला गेम नहीं कर सकते हो। और जी अभी तक अभिषेक कोई प्राइवेट कंपनी होती तो आप देखते ही कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। जो शंकराचार्य की बात आपने की अभी, उन्होंने भी यही कहा है कि एनटीपीसी हमारे देश की कंपनी है, हमारी कंपनी है। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि बस ये मठ सुरक्षित रहे, क्योंकि इसका बहुत महत्व है। तो जी। लोगों को किसी की नहीं पड़ी, सबको बस ये कि हमारा काम निकल जाए, बाकी किसी को फर्क नहीं, किसी को परवाह नहीं है लोगों की। तो उत्तराखंड के लोगों को नेताओं की ना सुन के अपनी सुननी चाहिए। और उन जी। आपने घर क्यों बनाए, आपने होटल क्यों बनाया, आप यहाँ रहने ही क्यों आए? सरकार का तो काम है विकास करना। आप यहाँ रहने क्यों आए? आपने यहाँ घर क्यों बनाया? आपने यहाँ होटल क्यों बनाया? आपने यहाँ अपना ऑफिस क्यों खोला? आप इसके स्वयं जिम्मेदार हैं। और सरकार आपको जो देगी वो शांति से आप रख लीजिए। अगर आप सवाल उठाते हैं तो आप विकास में रोड़ा बन रहे हैं। और कुल मिलाकर अभिषेक, मैं अगर इसको एक लाइन में समअप करूं तो बात यही है कि आपको पता नहीं आपकी गलती है, लेकिन है। जोशीमठ के लोगों को नहीं पता है, उनकी गलती है, सरकार की गलती नहीं है इसमें। क्योंकि सरकार तो आपका विकास काम कर। है वोट देना, और अगर कोई आपदा है तो आप उससे स्वयं निपटिए। वरना लेट लतीफ पीएमओ की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाएगी, जी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंचेंगी और आपकी मदद करेंगी। और मदद नहीं भी हो पाएगी अगर आप ऊपरी इलाकों में हैं, और आप जहां फंसे हैं वहां फंसे रहिए, और स्वर्ग लोगों के द्वार आपके लिए खुले। बस अगली बार वोट देने जरूर आइएगा। हाँ, अगर हो सका तो एक जो बूथ है, पोलिंग बूथ, वो स्वर्ग के द्वार के नजदीक बना दिया जाएगा, पर आप वोट जरूर करिएगा। क्योंकि जी। सरकार बनाना आपका काम है, और सरकार को अपना काम ढंग से ना करना सरकार का काम है। से जो भी ऐसी बातें होंगी, ऐसी घटनाएं होंगी जो हमारे दर्शकों के लिए जरूरी होगी, जो देश हित में होगी, उसकी बात जी हमेशा। बिल्कुल। और ये सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं है, ये देश के, ये जो दिल्ली में सपाट जमीन पे रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में सपाट जमीन पे रह रहे हैं लोग, इनके लिए जानना बेहद जरूरी है कि उत्तराखंड के लोगों पर क्या बीत रही है। और खिलवाड़ तो आप भी कर रहे हैं, क्या यूपी वाले नहीं कर रहे हैं, क्या दिल्ली वाले नहीं कर रहे हैं? आप भी पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी। तो आपके लिए भी बेहद जरूरी है। और जितना जल्दी हो आप
ये बंद कर दीजिए प्रकृति से खेलना, वरना उत्तराखंड के लोगों से पूछिए कि उन पर आज क्या बीत रही है। नहीं अपनों को खोया है, ना जाने आज की आपदा में नहीं पिछली आपदा में। चलिए यहाँ तो शायद मौतों का कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है, अभी तक ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु हुई हो, और हो भी ना, हम भगवान से यही दुआ करेंगे। अगर किसी की मृत्यु नहीं भी हुई है फिर भी वो अंदर से मर गए, क्योंकि उनके पास खुद का छत नहीं है, उनके पास खुद की जमीन नहीं है, जहां पे वो सालों से रह रहे थे अपना घर बोल के, आज वही उनका अपना नहीं है। तो ये भी एक तरह की मृत्यु ही हुई। तो जी, घर बनाने में किसी की जान निकल जाती है, पूरा जीवन लगा देता है और तब जाके घर बनाता है। तो सही बात है कि जिसकी आंखों के सामने जिसका घर गिराया जाएगा तो उसकी तो जीते जी मौत हो जाएगी। और आखिर में मैं भी यही बोलूंगा अभिषेक कि मैं और आप बस इन चार दीवारों में बैठ के अंदाजा ही लगा सकते कि उनपे क्या बीत रही है, बट उनपे जो बीत रही है वो वही जान सकते हैं। धन्यवाद मैम।